नमस्कार दोस्तों। टैक्सेशन लॉ टैक्सेशन लॉ को कंटिन्यू करते हैं, जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन और जुडिशरी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेवेंट वीडियो मैंने अपलोड कर चुका हूं, जिसमें कि 1 to 30 नंबर तक क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। इस वीडियो में 31 से कंटिन्यू करते हैं। यह खंड डी है, जो अप्रत्यक्ष कर, इंडायरेक्ट टैक्स से और जीएसटी और अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है, और टॉपिक वाइज आपको अलग अलग क्वेश्चंस मिलते रहेगा। तो टाइम को वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। 31 नंबर क्वेश्चन है कि जीएसटी का अर्थ क्या होता है। जैसे आप जानते हैं कि जीएसटी गुड्स और सर्विस, जी फॉर गुड एंड एस फॉर सर्विस, टी फॉर टैक्स, यानी गुड्स और सर्विस पर जो टैक्स है, यानी गुड्स का हिंदी हो गया माल और सर्विस हो गया सेवा, और उस पर जो कर निर्धारण की गई है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? माल और सेवा का कर। निम्नलिखित में से कौन भारत में जीएसटी का घटक नहीं है? कई बार मैं बोलता हूँ, जब कभी भी नेगेटिव क्वेश्चन रहे बिल्कुल अच्छे से उसको देखा कीजिए, कौन सा घटक नहीं है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि CGST जो है हम लोगों में अप्लाई होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। SGST भी अप्लाई होता है। इंटरनेशनल इंटर जो आपका स्टेट होता है, उसके बेस पे भी आपका होता है। UTGST आपके यहाँ, यानी UTGST हो गया केंद्र शासित प्रदेशों में लागू। लेकिन CGST, SST जैसे के नोट्स भी यहाँ पर दे दिया हूँ। इस तरह से जो है आपका UTGST जो है भारत में जीएसटी का घटक नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि जीएसटी के तहत निम्नलिखित में से किसे आपूर्ति माना जाता है। तो आपूर्ति हम मानते हैं जब कभी कोई भी प्रतिफल मतलब वो कंसिडरेशन, यदि आप कोई सामान लेते हैं और उसके बदले जो कुछ आप देते हैं, राइट, तो किसी प्रतिफल के लिए माल का हस्तांतरण, यानी आप कुछ वैल्यू ले लिए, कुछ मूल्य लिए, और उसके बाद क्या किया, आप गुड्स का ट्रांसफर कर दिए। 34 नंबर क्वेश्चन है कि जीएसटी के तहत माल या सेवाओं की आवक आपूर्ति के सबूत के रूप में एक पंजीकृत करदाता द्वारा कौन सा दस्तावेज जारी किया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि जब जीएसटी के तहत जो है माल या सेवा की आवक आपूर्ति सबूत प्रूफ होता है कि पंजीकृत करदाता जो रजिस्टर्ड है, वो जो है टैक्स इनवॉइस क्या करता है, वो देता है, राइट। उसमें बता देता है कि कितना जीएसटी चार्ज किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा जीएसटी के अंतर्गत शामिल किया गया है, राइट। तो जीएसटी में जो शामिल किया गया है वह है आपका उत्पादन शुल्क, यानी जो गुड्स को आप प्रोडक्ट्स बनाते हैं और उसके बाद जो है ना आप या तो डिस्ट्रीब्यूटर को देते हैं या तो होलसेलर को देते हैं। तो सबसे पहले जो उत्पाद आप किए, तो उस पर जो शुल्क है वो जीएसटी के अंतर्गत शामिल किया गया है, राइट। स्टाम्प शुल्क नहीं है, संपत्ति कर भी नहीं, पूंजीगत लाभ भी नहीं है। 36 नंबर क्वेश्चन है कि जीएसटी के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट, एक होता है इनपुट और एक होता है आउटपुट। यानी सामान जब बेचते हैं तो टैक्स लगाते हैं, जब आप सामान खरीदते हैं तो आप टैक्स देते हैं, राइट। इस तरह से इनपुट और आउटपुट टैक्स होता है। तो यह क्या है, यह हमें बताता है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट जो बताता है कि उद्देश्य में उपयोग की जाने वस्तुओं और सेवाओं का उद्देश्य क्या है, राइट। तो व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली वस्तुएं और सेवाएं, व्यवसायिक उद्देश्य याद रखिएगा। राष्ट्रीय स्तर पर जीएसटी के प्रशासन के लिए इनमें से कौन जिम्मेदार है। तो जीएसटी की बात करूं, वह केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, ये जो है आपका प्रशासन उन्हीं कंट्रोल में ये सारा का सारा रहता है, केंद्रीय और प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड। सेवा प्रदाता के लिए जीएसटी के तहत पंजीकरण की सीमा अधिकांश राज्यों में क्या है, वह है 5 लाख। यदि 5 लाख से आपका ज़्यादा का टर्नओवर हो रहा है तो आप बिल्कुल जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, उसके बाद आपको जीएसटी प्राप्त हो जाएगा। जीएसटी के तहत अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर देय कर को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। किस प्रकार वर्गीकृत किया है, उसे बोला गया अंतर्राज्यीय। अंतर्राज्यीय मतलब इंटर स्टेट आप सेल परचेज करते हैं, यानी एक राज्य किसी दूसरे राज्य को जो आपूर्ति करता है, सामान भेजता है, अपने गुड्स को भेजता है बिजनेस पर्पज से, तो वो होता है IGST, राइट। एक स्टेट हो गया, सेंट्रल हो गया, IGST इंटर स्टेट को, राइट।
अब आगे नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन है कि जीएसटी के तहत रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, बहुत अच्छा टॉपिक है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की जो अवधारणा है वो क्या बताते हैं? वो ये बताता है कि जो प्राप्त करता है आपूर्तिकर्ता के बजाय कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। यानी प्राप्तकर्ता आपूर्तिकर्ता के बजाय भुगतान करने के लिए उत्तरदायी। इसमें क्या है कि जैसे आपने सामान खरीदा, आपका जब बिल बना तो आपसे जो जीएसटी लिया वो जीएसटी में दिखा गया कि इतना आपसे टैक्स वसूली किया गया है, ठीक। और आप जब किसी दूसरे को बेचते हैं, यदि आप एक बिजनेसमैन हैं तो आप भी क्या करते हैं, तो यदि उसके पास जीएसटी नंबर है तो जीएसटी चार्ज कर करके आप जीएसटी का चार्ज जोड़ते हैं। तो ये हो गया, दो चीज़ हो जाता है, इनपुट और आउटपुट दो चीज़ होना। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म बहुत अच्छा चीज़ है कि आप जीएसटी लिए भी और आपने जीएसटी दिया भी। आइए खंड ई में देखते हैं। खंड ई में जो टॉपिक है वो टॉपिक है आपका विशेष प्रावधान अंतर्राष्ट्रीय कराधान और कर संधिया बेस पर जो क्वेश्चन है। दोहरे कराधान से बचाव के समझौते डीटीएए का उद्देश्य क्या है? वो उद्देश्य है दो अलग अलग देशों में एक ही ऐप पर दोहरे कराधान को समाप्त करना। अंतर्राष्ट्रीय कर मानकों को तैयार करने के लिए कौन सा संगठन का महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? वो है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। 43 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय कराधान में अस्थायी प्रतिष्ठान शब्द का अर्थ है। वह है आपका व्यवसाय का एक निश्चित स्थान जिसके माध्यम से कंपनी व्यवसाय करती है। ऑप्शन आप जरूर पढ़ लेंगे, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन शुरू को अटेम्प्ट भी करना है। 44 नंबर है डीटीएए के तहत इनमें से कौन सा विशिष्ट लाभ प्रदान किया जाता है? वह है एक देश में चुकाए गए कर का क्रेडिट दूसरे देश में कर देयता के विरुद्ध। अंतर्राष्ट्रीय कराधान के संबंध में स्थानांतरण मूल्य निर्धारण से क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है कि संबंधित व्यावसायिक संस्थानों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य निर्धारण, यानी गुड्स और सर्विस। 46 नंबर क्वेश्चन है कि आयकर अधिनियम इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग जो है कौन सी धारा अंतर्राष्ट्रीय कराधान और डीटीए के लाभों को प्रावधानों से संबंधित है? वो सेक्शन है 90 और 91। भारत में व्यक्तियों के लिए कर निवास का निर्धारण एक वर्ष में रहने वाले दिनों की संख्या के आधार पर किया जाता है। आपको बता दूं, यदि आप अपने कंट्री के रेसिडेंस को बताना चाहता है तो वो आप उस देश में कम से कम कितना होगा, यदि आप उस देश में फाइनेंशियल ईयर में यदि 182 दिन निवास करते हैं तो आपको कर देश में कर निवास का निर्धारण में आपका आएगा कि आप उस देश में रहे हो उस फाइनेंशियल ईयर में। इनकम टैक्स में जनरली कैलकुलेट किया जाता है। 48 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय कर कानून में कर रोकना एक तंत्र है, वो क्या है? सीमा पार भुगतान पर स्रोत पर एक होकर के एकत्र करके कर लगाना, टैक्स चार्ज करना। ऑप्शन आप पढ़ते जाएंगे, ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा डीटीए समझौते का विशेष उद्देश्य नहीं है? वह है जो डोमेस्टिक टैक्सेशन है उसके दरों को मान्यकृत करना, घरेलू कर दरों की मान्यकृत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर संधियों में लाभार्थी स्वामी अवधारणा का अर्थ क्या है? वह है कि अंतिम स्वामी जो आय का लाभ उठाता है। अंतिम स्वामी मतलब हो गया जो कंज्यूमर कंज्यूम करता है। नेक्स्ट जो है जो सेक्शन है वो उस पर है कर प्रशासन और अनुपालन पेज पर जो क्वेश्चन है वो है 51 नंबर से। उसमें देखते हैं कर चोरी को सबसे अच्छे तरीके से इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। कैसे? कर चोरी कैसे बोलेंगे? जब करों का भुगतान करने से बचने के लिए अवैध तरीका, यानी आप टैक्स को बचाना चाहते हैं और जो भी इलीगल वे में या तो जो पक्का बिल है वो नहीं देते हैं, कच्चा बिल देते हैं, या तो आप इनकम नहीं दिखाते हैं, या तो आप कैश में नहीं करते हैं, या तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं, या तो जो रिसिप्ट है वो रिसिप्ट आप सही से तरीका से नहीं देते हैं, तो वो हो गया करों का भुगतान से बचने के लिए अवैध तरीका। नेक्स्ट है 52 नंबर क्वेश्चन है कि कर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्य उपाय है? कौन सा है? सीधी सी बात है कि जब आप भुगतान करने के लिए देर टाइम लगाते हैं और सख्त दंड प्रावधान और ब्याज, ये बहुत ही अच्छा है। यानी टैक्स में आप यदि गड़बड़ियाँ करते हैं तो इस तरह से उपाय सोचना चाहिए।
ताकि सरकार को बेनिफिट हो। आयकर अधिनियम के तहत निर्धारण समय के भीतर रिटर्न दाखिल करने में विफलता आकर्षित करती है। यदि जो टाइम लिमिट दिया गया जैसे 31 मार्च 1 अप्रैल से 31 मार्च इस ईयर से नेक्स्ट ईयर तक जो आपका फाइनेंशियल ईयर होता है उसमें उसके बाद आपको 31 जुलाई दिया जाता है कि इतने समय जो निर्धारित निर्धारित समय है उसके अंतर्गत आप रिटर्न फाइल कीजिए और इसमें विफल आकर्षित करती है। क्या बताता है? यह तब हो जाता है जब धारा 234F के तहत जुर्माना, राइट, पेनल्टी लगा दिया जाता है यदि आप निर्धारित समय के अंदर नहीं करते हैं। कर चोरी का पता लगाने के लिए अधिकारियों द्वारा निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? डेटा विश्लेषण और सूचना का मिलान। ये डेटा विश्लेषण क्या होता है? जो टैक्स है वो आपका इनकम कहाँ से आया, आजकल तो जानते हैं कि पैन कार्ड आधार कार्ड से भी जुड़ा हुआ है, बैंक अकाउंट से भी जुड़ा हुआ है, तो पता चलता है कि ट्रांजेक्शन कहीं ना कहीं ज़्यादा हो रहा है और इनकम कहीं ना कहीं कम दिखाया जा रहा है। इससे भी पता चलता है और इनकम अदर सोर्स और से कहीं बचा लिया जाता है। और जब एक दूसरे से डेटा एनालिसिस किया जाता है कि नहीं इस पर्टिकुलर पैन पर जो है बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन हुआ है और भी अकाउंट है जो इससे जुड़ा हुआ है। टैक्स ऑडिट शब्द को सामान्यतः अर्थ होता है, क्या होता है टैक्स ऑडिट? यह होता है कि कर अधिकारियों द्वारा इन टैक्स ऑफिसर द्वारा टैक्सेशन ऑफिसर के द्वारा करदाता के रिकॉर्ड की जांच करना। ये जांच किया जाता है कि इनका जो है टैक्स जो है सही से वो फाइलिंग कर रहे हैं कि नहीं, बता रहे हैं कि नहीं, शो कर रहे हैं कि नहीं, और टैक्स कंप्यूटेशन सही है कि नहीं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड डायरेक्ट टैक्सेशन, ये जो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड कार्यक्रम से कौन सी भूमिका है? उनका काम यह है कि ये जो है आयकर अधिनियम के लिए नीति बनाना और उनका उसका प्रशासन करना। भारत में कर मुकदमेबाजी मुख्य रूप से किसके द्वारा संभाली जाती है? वह ITAT जैसे विशेष न्यायाधीशीकरण इनकम टैक्स का ही है। निम्नलिखित में से कौन सा कर नियोजन का एक कानूनी उदाहरण है? वह है कानून के तहत प्रदान की गई कटौती और छूट का दावा करना। सी नंबर करेक्ट है। 59 नंबर क्वेश्चन है कि कर मामलों के अग्रिम निर्णय शब्द का क्या है? यहाँ कर अग्रिम निर्णय, राइट, और कर का मामला है। यदि टैक्सेशन में कभी केस होता है तो अग्रिम निर्णय क्या होते हैं, इंटरिम डिसीजन क्या होते हैं? वो होता है कि जब लेन देन होने से पहले जटिल कर मुद्दों के संबंध में कर अधिकारियों द्वारा प्रदान किया गया बाध्यकारी निर्णय। जब टैक्सेशन कहीं ना कहीं गलत कंप्यूटेशन होते हैं और टैक्स चोरी का मामला होता है तब यह होता है। 60 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कर अंतराल का सबसे अच्छा वर्णन करता है? वह है बी, देख कर राशि और वास्तव में भुगतान की गई राशि के बीच का अंतर, राइट। 60 नंबर तक क्वेश्चन हम लोगों ने पूरा कर लिया। अब है कि खंड जी में भी आ जाते हैं और भी क्वेश्चन को थोड़ा अटेम्प्ट कर लेते हैं, विशेष विषय और हालिया घटनाक्रम के बेस पर है। 61 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में आधार क्षरण और लाभ हस्तांतरण का मुकाबला करने के लिए उनमें से कौन सा प्रावधान पेश किया गया था? वह है देश दर देश रिपोर्टिंग, CBCR, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल, GAAR का उद्देश्य क्या है? उसका है कि अपमानजनक कर परिहार व्यवस्था को रोकना। निम्नलिखित में से कौन सा GAR की विशेषता नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ नहीं की विशेषता पूछ रहा है। तो देखना यह है कि यह सभी मामलों में पूर्णव्यापी रूप से लागू नहीं, सभी मामलों में नहीं है। तो सबसे पहले तो ये है ये सभी मामलों में नहीं है और ये सभी के सभी जो है इसका पॉइंट है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? यह सभी मामलों में पूर्णव्यापी रूप से लागू नहीं है, सभी मामले में नहीं है। कराधान के संदर्भ में कर घटना के तात्पर्य क्या होता है? कर घटना जब कोई व्यक्ति है उसके ऊपर जो है टैक्स का वास्तविक आर्थिक बोझ डाला जाता है। वास्तविक आर्थिक बोझ जो फाइनेंशियल बर्डन है वही होता है जो एक्चुअल में उसके ऊपर होना चाहिए। तो वो कब होगा? जब वो जितना उनका इनकम है एक्चुअल इनकम कहीं ना कहीं वो छिपाता है और कहीं ना कहीं फेक डेटा को बताता है, तब उसके ऊपर लोड किया जाता है। कर प्रशासन में डिजिटलीकरण की शुरुआत से मुख्य रूप से निम्नलिखित परिणाम हुए। जब डिजिटलीकरण हुआ तो कहीं ना कहीं बहुत ईजिली जो है पारदर्शिता और दक्षता में वृद्धि आ गई। यानी ईजिली कोई आप भी इनकम टैक्स फाइल कर लेते हैं, टैक्सेशन शो कर देते हैं, बताते भी है, कंप्यूटेशन भी बहुत ईजी है। आप अपना पुटअप करते हैं जो भी डेटा है और ईजिली आपका हो जाता है। ऐसा नहीं ऑफिस का चक्कर लगाना या तो आप ऑफलाइन में हार्ड कॉपी सबमिट करना, ऑनलाइन ही
और आपको जब वेरीफाई भी करवाते हैं तो आधार बेस्ड ओटीपी पे वेरीफाई हो जाता है। कर रिटर्न की ई फाइलिंग का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है? बिल्कुल, जब टैक्सेशन करते हैं और ई फाइलिंग करते हैं तो ई फाइलिंग में आपका लॉगिन करना, डेटा पुट करना और आप ही से ही एक्सेप्ट कर रहे हैं वो डिक्लेरेशन भी ओटीपी बेस्ड हो जाता है। तो सबसे बड़ी तेज बात क्या है कि कम समय में यानी तेज प्रसंस्करण और शीघ्र रिफंड। रिफंड भी जनरली आपका जब रिफंड बनता है टीडीएस में या किसी कारण से यदि आप एडवांस टैक्स ज़्यादा दिए हैं तो आपका रिटर्निंग जो है जनरली जो है आपका जैसे ही कंप्लीट हो जाता है, सबमिट होता है, सबमिट होने के बाद जब एक्सेप्ट कर लिया जाता है, एक्सेप्ट करने के बाद सप्ताह 10 दिन के अंदर आपका रिटर्न हो जाता है। फाइलिंग में ये लाभ बहुत अच्छा है कि शीघ्र रिफंड भी होता है और तेज प्रसंस्करण भी होता है, प्रोसेसिंग बहुत फास्ट होता है। सामान्यकरण शुल्क मुख्य रूप से लगाया जाता है। कब लगाया जाता है? भारत में इंडिया में जो राजस्व अर्जित करने वाली विदेशी डिजिटल कंपनियों के ऊपर लगाई जाती है। 68 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में हाल के कर सुधारों के निम्नलिखित में से कौन सा विकास प्रमुख केंद्र बिंदु है? वह है अनुपालन को सरल बनाना और कर आधार को व्यापक बनाना। कर प्रोत्साहन अक्सर प्रोत्साहित करने के लिए प्रदान किए जाते हैं कुछ क्षेत्र और क्षेत्रों में निवेश के लिए। एक्चुअली इसीलिए ऐसे टैक्स में कुछ कुछ चीज़ प्रोविज़न कर दिया गया कि या तो छोड़ दिया जाता है या तो कम रेट लगाया जाता है या तो सब्सिडी मिल जाता है या तो माफ़ हो जाती है, टैक्सेशन की रेट कम हो जाती है, ताकि उस फील्ड में क्या हो तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा काम करें ताकि उस चीज़ का प्रोडक्शन होगा तो वो कहीं न कहीं लोकल फॉर वोकल भी हो जाएगा और कंट्री की पब्लिक के लिए भी बेहतर होगा। तो वह जो कर कर प्रोत्साहन है इसका जो मेन मकसद है यही है कि कुछ क्षेत्रों में निवेश होना, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें, लोग उसमें पार्टिसिपेट करें। किस अंतर्राष्ट्रीय निकाय की सिफारिशों ने भारत के कर नीति निर्धारणों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन हुआ है OECD। अब आइए खंड अच्छा वैचारिक और विश्लेषण प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कर से बचाव और कर चोरी के बीच सही अंतर करता है? वह है कर से बचाव कानूनी और जबकि कर चोर अवैध है। कर से बचाव कानूनी है और जबकि कर चोरी अवैध है। टैक्स का जो चोरी करता है वो बिल्कुल इलीगल है, अवैध है, वाइड वाइड है, वैलिड नहीं है। राइट। 72 नंबर क्वेश्चन है आयकर अधिनियम कहता है छूट वाली आय। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। छूट वाली आय से तात्पर्य क्या होता है? छूट वाली आय ये होती है जिस इनकम पर आपका टैक्स नहीं लगता है, बिल्कुल भी कर योग नहीं है, ऐसा को हम बोलते हैं छूट वाली आय। जैसे एग्रीकल्चर इनकम को आप बोल सकते हैं। आयकर में स्व मूल्यांकन के सिद्धांत का तात्पर्य क्या? स्व मूल्यांकन जो आप खुद असेसमेंट करते हैं, सेल्फ असेसमेंट करते हैं, इसका मतलब वो होता है कि जो अर्निंग करने वाला है और वह जो अपना करदाता बन जाता है, टैक्स देने वाला हो जाता है, वह स्वयं क्या करते कर कर का कंप्यूटेशन करता है और अधिकारी द्वारा मूल्यांकन से के पहले तदनुसार भुगतान कर देते हैं, उसे ही बोलते हैं स्व मूल्यांकन। खुद किए, आपने अपना इनकम शो करना चाहते हैं इतना, आपके अकॉर्डिंग जो स्लैब रेट बना हुआ है जो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग, वो स्लैब रेट पर आपने टैक्सेशन कर भी दिया। यदि आप टैक्स पे बनते हैं और आपका टैक्सेबल इनकम बनता है तो आपने टैक्स कर दिया, पे कर दिया। यदि नहीं बनता है तो आपने टैक्स नहीं दिया, वही होता है स्व मूल्यांकन। निम्नलिखित में से कौन सा कर कानून में प्रच्छन्न वितरण का उदाहरण है? यह है कि किसी कंपनी में जब कभी भी किसी कंपनी में प्रमोटरों को दिया जाने वाला अत्यधिक पारिश्रमिक यानी उनको जो है ज़्यादा ज़्यादा यदि आप सैलरी देते हैं या तो रेम्युनरेशन देते हैं। कर कानून में सेट ऑफ का अर्थ क्या होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है सेट ऑफ के बारे में। सेट ऑफ होता है कि कभी कभी जो आपका एक साल का जो घाटा है वो किसी दूसरे साल में क्या हो जाते हैं तो एडजस्टमेंट होता है, उसे ही बोलते हैं कुछ घाटे या क्रेडिट को घटाकर देयता का समायोजन करना। कर देयता पर अधिभार जो शेष होता है, अधिभार होना, अधिभार लगाने का औचित्य निम्नलिखित में से कौन सा है? यह है कि उच्च आय स्तर वाली संस्थाओं से अधिक कर संग्रह सुनिश्चित करना। कर व्यय आमतौर पर संदर्भित करता है। कर व्यय आमतौर पर संदर्भित करता है क्या करता है? कर छूट, कटौती, क्रेडिट के कारण राजस्व का परित्याग। सी नंबर।
78 नंबर क्वेश्चन है कि प्रगतिशील का प्रणाली का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है? तो प्रगतिशील कर का जो प्रणाली का प्रगतिशील कर प्रणाली का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है? तो वो लाभ है यह कि उच्च आय वाले व्यक्तियों पर अधिक बोझ डालती है, जिससे समानता को बढ़ावा मिलता है। जिनका इनकम ज़्यादा है वो ज़्यादा टैक्स भरेंगे, जिनका इनकम कम है कम टैक्स भरेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन है कि एडवांस टैक्स के बारे में, अग्रिम कर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो एडवांस टैक्स यह होता है कि यह वित्तीय वर्ष के दौरान किस्तों में एकत्र किया जाता है। जो फाइनेंशियल ईयर होता है, जैसे अभी मान लीजिए अभी जो सेशन चल रही है, तो 1 अप्रैल इस साल का 1 अप्रैल से नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च तक में यदि आप अपने अनुसार लगता है कि आपका टैक्सेशन टैक्स बनेगा, तो आप क्या करते हैं, एडवांस में आप टैक्स पे कर देते हैं। और वो ज़्यादा नहीं करेंगे, आप वही करेंगे जितना आपका टैक्स बनेगा, लेकिन यदि आपका टैक्सेबल बनेगा तो आप एडवांस करते हैं। उसे ही बोलते हैं कि किस्तों में एकत्र किया जाता है। करदाता चार्टर का उद्देश्य क्या है? करदाता चार्टर का उद्देश्य यह होता है कि करदाताओं के अधिकार और दायित्वों को परिभाषित करना। नेक्स्ट खंड है अनुप्रयुक्त पहलू और केस आधारित प्रश्न में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है। यदि कोई व्यक्ति वेतन, गृह संपत्ति, व्यवसाय से आय अर्जित करता है, राइट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सैलरी भी है और हाउस प्रॉपर्टी है और बिजनेस भी है, वो जो आय की गणना होगी वो कैसे होगी? एक्चुअली सभी शीर्ष पर, यानी सैलरी से देखा जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी से देखा जाएगा, बिजनेस से देखा जाएगा, उसके अकॉर्डिंग जो है यह पूरा का पूरा आय की गणना भी होगी और सेटअप भी विचार करते हुए कैलकुलेशन किया जाएगा। करदाता जिसने एक वित्तीय वर्ष में किसी व्यवसाय में घाटा उठाया, बहुत अच्छा क्वेश्चन। बिजनेस में घाटा लगे, भविष्य में मुनाफे के खिलाफ सेट ऑफ के लिए ऐसे घाटे को बढ़ाया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, निर्धारित निर्धारित तिथि जो आपका टैक्सेशन के लिए जो टाइम दिया गया है, जो असेसमेंट टाइमिंग है, तो वही निर्धारित तिथि के तारीख के अंदर रिटर्न करेंगे। तो पिछला साल का यदि लॉस हुआ और इस बार प्रॉफिट है, तो वो लॉस जो है आपको माइनस हो जाएगा, इतना सेटअप होगा, और जो बाद में जो प्रॉफिट बचेगा उस पर ही आपको टैक्स देना पड़ेगा। इससे आपको क्या होगा, टैक्स सेविंग होगा। जीएसटी के तहत एक सेवा प्रदाता जो कर योग्य और छूट प्राप्त दोनों आपूर्ति करता है, उसे निम्नलिखित करना आवश्यक है। क्या करना आवश्यक है? वो करना है कि कर योग्य और छूट प्राप्त आपूर्ति के बीच इनपुट टैक्स क्रेडिट का बंटवारा करना। यदि किसी कंपनी को अपनी सहायक कंपनी से लाभांश प्राप्त होता है, बिल्कुल, तो लाभांश कराधान के शास्त्रीय प्रणाली के तहत लाभांश क्या है? वह है आपका शेयरधारक, जो शेयर होल्डर है, उसके हाथों में आय के रूप में कर लगाया जाता है। यानी यदि आप किसी कंपनी में शेयर में इन्वेस्ट किए हैं और आपको क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है, तो वो डिविडेंड जो है आपका क्या होगा, टैक्सेबल होगा। भारत में किसी व्यवसाय में आय अर्जित करने वाले अनिवासी पर कर लगाया जाएगा। कब कर लगाया जाएगा? यदि भारत में अर्जित या उत्पन्न होने वाली आय है तो, यानी उन्होंने भारत में नहीं रहा और वो भारत के बाहर रहा, लेकिन वो टैक्स देगा यदि जो उनका इनकम बनता है वह इनकम जो है भारत के अंदर जो है अर्जित हुआ है, तो उनको देना पड़ेगा। जब कोई करदाता बिना किसी छूट के रियायती दरों की पेशकश करने वाली नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनता है, तो मुख्य समझौता यह होता है कि क्या होगा, यह होता है कि उन्हें उपलब्ध अधिकांश कटौती को छूट को छोड़ना होगा। 87 नंबर क्वेश्चन के, एक जटिल लेन देन अग्रिम निर्णय चाहने वाले करदाता को संपर्क करना चाहिए। क्या करना चाहिए? उससे करना चाहिए कि अग्रिम निर्णय प्राधिकरण AAR या अप्रत्यक्ष मामलों में GST के तहत नामित प्राधिकारी। 88 नंबर क्वेश्चन है कि GST के तहत निम्नलिखित में से किसे गैर कर योग्य आपूर्ति माना जाएगा? यदि कोई बिना किसी प्रसंस्करण के प्रयुक्त संपत्ति के स्वामी का शुद्ध हस्तांतरण किया। 89 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी करदाता के को पहले से दाखिल रिटर्न में कोई त्रुटि मिलती है, तो कार्रवाई का उचित तरीका है कि वह निम्नलिखित में से फाइल करे। क्या करेगा? यदि पहले दाखिल में कोई त्रुटि मिलती है, त्रुटि के लिए रहता है संशोधित रिटर्न बोलते हैं, राइट।
संशोधित रिटर्न यदि करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, 139(5) के तहत संशोधित रिटर्न फाइल करना है, राइट। ऑप्शन आपको ऐसे ही करना है, लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद आप ऑलरेडी आपको ऑप्शन मिल जाएगा, उसमें आप करेक्शन कर सकते हैं, जो भी अमेंड करना है आप कर सकते हैं अमेंडमेंट। 90 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियाँ आयकर विभाग द्वारा जांच मूल्यांकन को प्रेरित कर सकती है। वह है रिपोर्ट की गई आय और तीसरे पक्ष की जानकारी के बीच विसंगतियाँ। आइए खंड जे में हालिया घटनाक्रम नीतिगत मुद्दों के बीच के ऊपर जो है और नैतिक पहलू के और टॉपिक के ऊपर में जो क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन आपको मिलेगा यहाँ। वह है 91 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस पहल में भारत के छोटे करदाताओं के लिए अनुपालन बोझ को कम करने का महत्वपूर्ण योगदान था। वह है अनुमानित कराधान योजनाओं के लिए सरलीकृत कर रिटर्न फाइलिंग। कर मनोबल की अवधारणा का तात्पर्य क्या है। कर मनोबल यानी करदाताओं क्या किया जाता है, उनको ज़्यादा ज़्यादा इच्छाएं जगाई जाती कि आप भी ज़्यादा ज़्यादा टैक्स फाइलिंग कीजिए, टैक्स दीजिए, ताकि आप जितना टैक्स देंगे तो आपको अलग अलग बेनिफिट भी मिलेगा, जैसे लोन का या कुछ और। करदाताओं के कर कानूनों का पालन करने की इच्छा को जागृत करना। कर नियोजन में निम्नलिखित में से किसे नैतिक मुद्दा माना जाता है। वह है कि कर बचने के लिए पूरी तरह से खामियों को आक्रामक रूप से दोहन करना। हाल ही के वर्षों में कर प्रशासन में डिजिटीकरण का क्या कारण है। इसका कारण यह है कि अधिक पारदर्शिता और भ्रष्टाचार की कमी। ऐसा ना कि ऑफलाइन बजाय वो कोई ऑफिसर पैसे लेकर के कुछ उसमें करेक्शन करे, कुछ बदलाव करे। आप खुद करते हैं, सेल्फ असेसमेंट करते हैं और पूरा डेटा के साथ करते हैं। आधुनिक कर प्रशासन में चुनौतियों में से एक क्या है। वो प्रशासन सबसे बड़ी चीज़ है, वह है सीमा पर लेन देन और डिजिटल अर्थव्यवस्था की जटिलता। 96 नंबर क्वेश्चन है, कर प्रशासन में निष्पक्षता को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस उपाय का उपयोग किया जाता है। वो उपयोग है आपका बी नंबर कि कर नियमों को, कर नियम टैक्सेशन का रूल और करदाता अधिकारों का पारदर्शी प्रकटीकरण, राइट। 97 नंबर क्वेश्चन है, कर नैतिकता में परिहार स्वीकार है जबकि चोरी स्वीकार नहीं है। यह क्या है। यह बताता है कि परिहार कानून का अनुपालन करता है, परिहार कानून का अनुपालन करता है, जबकि चोरी में कानून तोड़ना शामिल है। इसलिए चोरी नहीं करना चाहिए, बल्कि आपका अनुपालन कीजिए, जो भी बताया जाता है उस तरीके से कीजिए। प्रभावी कर, प्रभावी कर शिक्षा कार्यक्रमों में अपेक्षित व्यवहारिक परिवर्तन का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है। वो एग्जाम्पल है अनुपालन और समय पर फाइलिंग के उच्च दर, राइट, ज़्यादा फाइलिंग होना। कर नीति सुधारों का लक्ष्य अक्सर यह होता है, क्या होता है। कर नीति सुधार जो बनाएगा उसका लक्ष्य हमेशा यह होता है कि निष्पक्षता को सबसे पहले ध्यान रखा जाता है और विकास के उद्देश्य को भी, और ज़्यादा राजस्व को, आवश्यकताओं को संतुलित बनाए रखना। अब ये 100 नंबर क्वेश्चन है कि कर प्रशासन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई डेटा एनालिटिक्स का एकीकरण मुख्य रूप से निम्नलिखित का प्रयास करता है। वह है विसंगतियों का पता लगाना और अनुपालन दक्षता को सुधारना। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए इस पूरे क्वेश्चन जो मैंने 31 से 100 तक गया, वो आपका 70 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया, आपको 70 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और इसी के साथ आपको यहाँ पर ये टैक्सेशन का इतना क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है 70 क्वेश्चन के साथ। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक भी कीजिए, कि जब आप लाइक करते हैं तो हमें पता चलता है कि वीडियो कहीं ना कहीं आपके लिए महत्वपूर्ण हुआ। प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।